नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। महाराष्ट्र में अब क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र में अब क्या? अब आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशहाली का दिन है। लेकिन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के लिए सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके उद्धव ठाकरे की सरकार को उजाड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुद एकनाथ शिंदे को साइड कर रही है। यानी कि जैसा कि कहा ही जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो चीजों का इस्तेमाल करती है, वो परिस्थितियों का इस्तेमाल करती है। आपदा में अवसर और न जाने क्या-क्या बातें बीजेपी को कही जाती है और ये बिल्कुल सत्य भी है। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीति जिस तरीके से जिस ओर जा रही है, उसको देख के तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है, वो दोनों के पास इतने सीट है कि अजीत पवार को साइडलाइन करके वो सरकार बना सकती है। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। अभी तक एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा जो है अब दिया है जाकर, इतने समय से नहीं दिया और हालांकि आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है और ये काफी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र में ये कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे को, और उल्टा एनडीए ने भी ये वादा किया था कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो। हुआ बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब लोगों ने एकनाथ शिंदे को वोट दिया, या यूं कहूं कि बीजेपी को भी वोट अगर सेंट्रल लीडरशिप की वजह से मिला है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुद्दों पर भी मिला है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेकर भी जो है वोट दिया गया है। और ऐसे में अगर वोट बीजेपी को मिला है और बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर रही है, तो क्या मराठा पर, क्या महाराष्ट्र पर अपनी सत्ता काबिज करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? दूसरी बड़ी ये बात है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और दूसरी तरफ एनसीपी जो अजीत पवार की है, दोनों ही पार्टियों के बीच में आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। एक नेता ने तो ये तक कहा था कि साइड में बैठने तक से गंध आता है। तो आप सोचिए कि एक गठबंधन में होने के बावजूद कीचड़ उछालने का काम एनसीपी शिवसेना पर और शिवसेना एनसीपी पर, अजीत पवार वाली और एकनाथ शिंदे वाली, करती रही है। यानी महायुति गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री तब बना दिया गया जब एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया गया था, तब तो उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब एकनाथ शिंदे, यूं कहूं कि हालांकि उनको उतनी दी गई है वोट, उतनी सीटें दी गई है, लेकिन इस समय एनसीपी और बीजेपी दोनों चाहे तो एकनाथ शिंदे को साइड कर सकती है। अब ऐसे में परेशानी ये है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को साइड अगर अभी कर दिया जाता है तो क्या एकनाथ शिंदे साइड होंगे? क्या एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे? और अभी चुनाव समाप्त नहीं हुए हैं। अभी देखिए जो है बीएमसी का, बॉम्बे का भी चुनाव जो है होना है। ऐसे में देखना है कि उसमें क्या होना, और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र वासी चाहते क्या है, किसकी सरकार को पसंद करते हैं। लेकिन फिलहाल जो नतीजे मिले हैं जिसमें महायुति को पसंद किया है लोगों ने, नांदेड़ की सीट पर मैंने आपको बताया था कि कैसे पेच फंस गया है। विधानसभा सीटों में कांग्रेस जीत गई है लेकिन लोकसभा में हार गई है, उपचुनाव में जीत रही है लेकिन यहाँ पे हार रही है। बहुत से ऐसे पेचियां जो है समझने वाली चीज। लेकिन इस समय सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी सुई जो फंसी हुई है वो इस बात में फंसी है कि एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया जाता है तो क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो अभी फिलहाल यही खबर निकल कर आ रही है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। शायद इसी शर्त पर देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया था जब इंडिया गठबंधन, या यूं कहूं कि उस समय तो इंडिया गठबंधन था नहीं, तो कह सकती हूँ कि जब शिवसेना, जो असल उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसे जब उनकी सरकार जब गिरानी थी, तब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री का पद शायद आज के दिन के लिए छोड़ा था, ताकि भाजपा एक बार सरकार में आ जाती है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद इस बार स्वीकार करेंगे? हो सकता है उन्होंने समझौता किया हो कि पहले वो मुख्यमंत्री बनेंगे फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जहां तक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का ही जो है दावेदार घोषित किया, ऑफिशियली या औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन बहुत बार नाम सामने आया कि एकनाथ शिंदे की दावेदारी ही मजबूत है। तो ऐसे में अगर आप देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, या मैं कहूं कि एकनाथ शिंदे के नाम पर आप पहले सरकार जो है गिरा देते हैं, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना देते हो, तो क्या आप केवल अपने पार्टी और अपने गठबंधन साथियों के पार्टियों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं?
क्योंकि अगर आपको मैंडेट जनता ने दिया है तो किसी एक बड़े चेहरे के नाम पर दिया है, हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा हो। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को अगर जनता देखेगी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो क्या जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि जिनके नाम पर वोट मांगा गया है अब उनको ही साइडलाइन कर दिया जा रहा है? तो हो सकता है कि आगे जो बीएमसी का चुनाव होने हैं और भी चुनाव होने हैं, उसमें हो सकता है कि आपको भारी नुकसान झेलना पड़े। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रुख क्या होगा जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तो मौजूदा खबर यही निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है और अब आगे क्या किस मोड़ लेना, किस ओर जाएगा ये पूरा का पूरा सिलसिला, और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठापटक होने वाली है, किस मोड़ पर जाने वाली है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर ये देखा जा सकता है कि एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके कुछ बड़ा खेला कर सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, वो भी कुछ मांगे रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे या शिवसेना के पास बिल्कुल सीट नहीं है। सीटें हैं, लेकिन इतने भी सीटें नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले। तो एकदम 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 साजे बाजे ढंग से लोगों ने भी वोट किया है, या यूं कहूं कि सामंजस्य ऐसा बैठा है, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है कि सीटें इतनी तो मिली है कि वो अपना इंपॉर्टेंस जता सके, लेकिन इतनी नहीं मिली है कि वो अपना सरकार बना सके। तो ये भी वोटर्स को जो है धन्यवाद देना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा संयोग कैसा बना दिया। अब ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है, ये तो आगे आने वाला वक्त या बहुत सी चीजें बताएंगी। जैसे चुनाव आयोग को लोग कह रहे हैं कि एक जगह से भी खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को वोट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है। तो बहुत सी सीटों पर धांधली भी हुई है। अब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेती है, क्या करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है महाराष्ट्र में, वो ये देखने को मिल सकता है कि हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब संविधान में एक ढांचा फेल हो जाता है किसी राज्य में, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये राष्ट्रपति शासन तभी लग सकता है जब एकनाथ शिंदे कुछ खेला करते। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सब अपने अपने पार्ट देंगे, सब अपने अपने समझौते पेश करेंगे, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पेश करेंगे, और उसके बाद जो है एक बेटर डिसीजन निकल कर आएगा। अब देखते हैं कि सामंजस्य स्थापित हो पाता है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के बीच में, महायुति सरकार के बीच में, या फिर नहीं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया मोड़ क्या आने वाला है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।